3G 4G में सिर्फ स्पीड का ही नहीं, टेक्नोलॉजी का भी डिफरेंस होता है। जैसे 2019 का LTE वाला क्वेश्चन। देखो 1G में बस वॉइस जाती है, डेटा नहीं। 2G में डेटा भेजने के लिए GPRS और H टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। 3G में डेटा के लिए HSPA का यूज़ किया जाता है और 4G में डेटा के लिए LTE टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। 2G 3G में वॉइस और डेटा अलग अलग ट्रैवल करते हैं। 4G में वॉइस को डेटा में कन्वर्ट करके आगे भेजा जाता है, यानी कि वोल्ट, वॉइस ओवर LTE। यानी कि 4G में सिर्फ और सिर्फ डेटा जाएगा, वॉइस को डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, 2019 में यूपीएससी ने बोला कि LTE 3G है, LTE जो है वो 3G है। ये गलत है। LTE हमने यहाँ पे देखा LTE 4G है। फिर दूसरा था ऑप्शन कि LTE इज़ डेटा ओनली और वोल्ट इज़ वॉइस ओनली। वोल्ट वॉइस ओनली कैसे हुआ? वोल्ट में तो वॉइस को डेटा में कन्वर्ट किया गया था, तो ये वॉइस ओनली तो नहीं है वोल्ट, इसलिए दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। वोल्ट आप समझ गए, लेकिन वॉइस ओवर वाईफाई VO वाईफाई क्या चीज़ होती है? देखो वोल्ट में हमने वॉइस को डेटा में कन्वर्ट किया और डेटा को भेज दिया टेलीकॉम टावर पे। लेकिन मान लो मोबाइल आपका बेसमेंट में है, तो मोबाइल का टेलीकॉम टावर से तो कनेक्शन बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमारा मोबाइल क्या कर सकता है कि जब उसने वॉइस को डेटा में कन्वर्ट कर दिया तो वो उस डेटा को ब्रॉडबैंड वाईफाई के थ्रू टेलीकॉम टावर तक भेज सकता है। अगर हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं वॉइस ओवर वाईफाई। इसीलिए आजकल जितने भी 4G फ़ोन्स आ रहे हैं जिनमें वोल्ट होता है, उनमें से काफ़ियों में वॉइस ओवर वाईफाई की भी फैसिलिटी है। 4G 5G में क्या डिफरेंस है? अगर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया है तो 4G में 1 लाख मोबाइल्स कनेक्ट हो सकते हैं। 5G में इस इलाके में 10 लाख मोबाइल्स कनेक्ट हो सकते हैं। स्पीड 20 गुना ज़्यादा होती है, लेटेंसी कम होती है। लेटेंसी मतलब मोबाइल को टेलीकॉम टावर से कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। 4G 5G दोनों ही एन्क्रिप्टेड होते हैं, दोनों ही सेफ़ हैं। लेकिन 5G में इशू ये है कि यहाँ पे जो नेटवर्क की जो कीज़ हैं, वो कीज़ सिर्फ कोर में सेव होती हैं। मतलब इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपने टेलीकॉम नेटवर्क में हुआवे के 5G इक्विपमेंट यूज़ करे हुए हैं, तो हुआवे जब चाहे कम्युनिकेशंस को सुन सकता है। तो इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि उन्हें अपने 5G टेलीकॉम टावर्स में हुआवे के इक्विपमेंट ना यूज़ करने पड़े। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम ने प्रपोज़ किया है D10 क्लब, डेमोक्रेसी 10, जिसमें G7 और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया होंगे। इस क्लब का मेन मकसद ये होगा कि हम लोग चाइना के हुआवे पे डिपेंड ना करें फॉर 5G टेक्नोलॉजी। हम लोग खुद ही अपनी कोई ऐसी 5G टेक्नोलॉजी बनाएं कि हमें हुआवे से इक्विपमेंट ना लेने पड़े। 5G टेस्ट बेड क्या है? एक फैसिलिटी है, सरकार द्वारा दी गई है ताकि यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज़ नई नई 5G टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकें। 5G हैकाथॉन एक कंपटीशन जैसा था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने करवाया था, जिसका मकसद था कि 5G एप्लीकेशंस को और बनाया जाए। मीमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से 3G 4G या 5G नेटवर्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। VRAN, वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि जो हार्डवेयर के कुछ फंक्शंस को सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, तो इससे मोबाइल ऑपरेटर के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 2018 का क्वेश्चन। आप सो के उठे, अलार्म बंद किया, गीज़र अपने आप चालू हो गया, बाथरूम का मिरर वेदर दिखा रहा है, फ्रिज अपने आप सब्जियां ऑर्डर कर रहा है,
घर से बाहर निकलते ही लाइट्स अपने आप ऑफ हो गई। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये सब चीज़ें स्मार्ट हैं, इनमें छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होने के लिए ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट से कनेक्शन हो ही हो। देखो जनरली इन सब डिवाइसेस में इंटरनेट से कनेक्शन होता है, बट आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने घर में एक छोटा सा एक सेंट्रल डिवाइस लगा दिया और ये सारी स्मार्ट इक्विपमेंट्स उस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड हैं और आप अपने मोबाइल से उनको ऑपरेट कर पा रहे हो, तभी तो काम चल रहा है ना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट यूज़ करती हैं, सही बात है, लेकिन क्या इंटरनेट का होना नेसेसरी है? तो वो गलत है। नेसेसरी नहीं है, बिना उसके भी कई चीज़ें काम कर सकती हैं। अब जब इतने सारी डिवाइसेस इंटरनेट का यूज़ करेंगे या नेट से कनेक्टेड होंगे, तो उसमें 5G टेक्नोलॉजी बहुत काम आएगी, क्योंकि 5G में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 लाख कनेक्शंस दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या सच में इन डिवाइसेस को 5G की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि इनकी डेटा रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो इसलिए ये नैरो बैंड IoT टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ये एक लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसको 3GPP ने बनाया है। 3GPP एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स सेट करती है। ये सिर्फ 200 किलोहर्ट्ज़ के बैंड में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकती है। इसके लिए अलग से स्पेक्ट्रम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग टेलीकॉम नेटवर्क में जो छोटे मोटे स्पेसेस होते हैं, बैंड्स होते हैं, उसको ये यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेक्ट्रम ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ वेरी स्मॉल बैंड। अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही कम पावर यूज़ करता है। इससे डिवाइसेस की बैटरी लाइफ काफ़ी लंबी रहती है। ठीक है, डेटा स्पीड बहुत कम ज़रूरत होती है, इसलिए क्योंकि डेटा स्पीड कम यूज़ हो रही है, इसलिए प्रोसेसिंग पावर भी कम चाहिए। इन डिवाइसेस में अगर छोटा मोटा हल्का फुल्का प्रोसेसर लगाओ तो भी काम चल जाएगा। और इसके सिग्नल्स अंडरग्राउंड भी जाते हैं। मोबाइल के नहीं जाएंगे अंडरग्राउंड, लेकिन नैरो बैंड IoT के चले जाएंगे। यूपीएससी आपको कंफ्यूज कैसे करेगा? वो कह देगा कि नैरो बैंड IoT से हम दूर दराज के इलाकों में भी ब्रॉडबैंड ले जा सकते हैं। तो आंसर है नहीं, वो इसका पर्पस नहीं है, बिकॉज इसमें डेटा स्पीड बहुत कम होती है। BSNL ने दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT सिस्टम लॉन्च किया है इंडिया में। साइबर फिजिकल सिस्टम भी IoT की ही तरह होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और रियल वर्ल्ड में वो कुछ काम करते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर ऑटोनोमस वेपन्स या फिर हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स जो कि अपने आप ही कंट्रोल हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक सिचुएशन। तो इन साइबर फिजिकल सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए 2019 में एक 5 ईयर मिशन लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। इस मिशन का नाम है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करी जाएगी। पहले इंसान सारे काम अपने हाथ से करता था, उसके बाद जब हमें स्टीम पावर का पता चला तो आ गई पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसको कह सकते हो जब हमने इन मशीनों का सही तरीके से यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी आई, मास प्रोडक्शन शुरू हुई। उसके बाद जब हमने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया इन असेंबली लाइंस को ऑपरेट करने के लिए, तो वो हो गई थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंसान की ज़रूरत नहीं है फैक्ट्री में, सारा काम मशीनें अपने आप कर लेंगी। स्पेस बेस्ड इंटरनेट। अभी तक क्या होता था कि जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए या किसी रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो अर्थ के ऊपर, जैसे इंडिया के ऊपर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता था। लेकिन अगर आपको आम जनता के लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए कि लोग जहाँ मर्जी जितना मर्जी इंटरनेट यूज़ करें, तो उसके लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको हज़ारों सैटेलाइट चाहिए जो पूरी धरती पे फैली हुई हों। ठीक है, ऐसा ही एक नेटवर्क बना रहा है स्टारलिंक। ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ही एक पार्ट है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी में नहीं,
जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में 40,000 सैटेलाइट्स भेजेगा। वो सैटेलाइट्स आपस में कनेक्टेड होंगी और अर्थ से कॉन्टिन्यूसली कनेक्शन में रहेंगी। इससे धरती में हर जगह इंटरनेट पहुंच जाएगा। ऐसे ही अमेज़न का प्रोजेक्ट है कुइपर। एग्जाम के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट बनाया जा रहा है, इसमें सैटेलाइट्स कौन से ऑर्बिट में होंगी? वो होंगी लो अर्थ ऑर्बिट में। अभी हम थर्ड क्लास में देखेंगे जब हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि पहले होता है लो अर्थ ऑर्बिट, फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट और फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये सारी सैटेलाइट्स होंगी स्पेसएक्स की लो अर्थ ऑर्बिट में। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इससे मेन दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक है केस्लर सिंड्रोम। लो अर्थ ऑर्बिट में अभी मान लो 5,000 सैटेलाइट्स हैं और अब हो जाएंगी 50,000 जब स्टारलिंक अपनी सारी सैटेलाइट भेज देगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट में जब इतनी सारी सैटेलाइट्स आसपास होंगी और गलती से किन्हीं दो सैटेलाइट्स में अगर टक्कर हो गई तो उससे जो मलबा निकलेगा वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा और बाकी सैटेलाइट से टकराएगा। फिर जब वो टक्कर होगी तो नया मलबा निकलेगा। तो ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट्स आपस में टकराती रहेंगी और धीरे धीरे सारी सैटेलाइट्स टूट जाएंगी। इसको बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। और एक दिक्कत हो सकती है कि अर्थ पे जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं जो स्पेस की ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनके सिग्नल में भी रुकावट आएगी। क्योंकि जब 40,000 सैटेलाइट्स यहाँ से गुजरेंगी, बार बार हर सेकंड कोई ना कोई सैटेलाइट गुजर रही होगी, तो स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के लिए दिक्कत हो जाएगी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को लेना। अब इसी से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं। जैसे एक था प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून गूगल का था। गूगल ये कह रहा था कि हम सैटेलाइट की जगह स्ट्रैटोस्फीयर में बलून्स लगाएंगे। स्ट्रैटोस्फीयर में बलून्स फ्लोट कर रहे होंगे एंड उनके थ्रू हम इंटरनेट देंगे। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। एक और तरीका दूर दूर के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का, वाइट स्पेस इंटरनेट। ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इस पे काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी भी बेसिकली ये कहती है कि मान लो किसी दूर दराज के इलाके में टीवी सिग्नल्स जा रहे हैं। अब टीवी सिग्नल किसी न किसी स्पेक्ट्रम में जा रहे होंगे। ये लंबा सा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में लंबे लंबे बहुत सारे बैंड्स होते हैं। तो टीवी चैनल्स सारे बैंड यूज़ नहीं करते एक बार में। एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स जा रहे हैं टीवी के, तो एट अ टाइम सारे बैंड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। कुछ कुछ बैंड्स ऐसे होंगे स्पेक्ट्रम में जिनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसा ट्राई कर रही है कि उन अनयूज्ड बैंड्स में के थ्रू हम दूर के इलाकों में इंटरनेट पहुंचा दें। ठीक है, इसके लिए कोई नया स्पेक्ट्रम नहीं लेना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम्स के थ्रू ही इंटरनेट पहुंच जाएगा। तो आपको एग्जाम के लिए बस नाम ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट लून या वाइट स्पेस इंटरनेट, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है दूर के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना। पहले हर किसी के पास टेलीफोन नहीं होता था, तो जगह जगह पे पीसीओ बने होते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस। अब ऐसे ही हर किसी के पास आज इंटरनेट नहीं होता है, तो इसके लिए सरकार बना रही है पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। चाय की दुकान, किराने की दुकान, यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ना कि अंडर मीटी। इन दुकानों को बोलोगे पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस, और कोई भी पीडीओ बन सकता है। बहुत सारे पीडीओस को नेटवर्क कौन सप्लाई करेगा, उनको कौन मैनेज करेगा? वो करेगा पीडीओ एग्रीगेटर। पीडीओ एग्रीगेटर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से परमिशन चाहिए होगी, लेकिन कोई लाइसेंस फ़ी नहीं देनी। लाइसेंस फ़ी अगर सरकार रख देगी तो ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। और पीडीओ कोई भी बन सकता है, चाय की दुकान, नॉर्मल दुकान, रेस्टोरेंट, कोई भी बना सकता है। पीएम वानी तो सरकार का इनिशिएटिव है और इससे पहले प्राइवेट सेक्टर भी इनिशिएटिव ले चुका है। जैसे गूगल का गूगल स्टेशन, फेसबुक का एक्सप्रेस वाईफाई, इनका पर्पस भी है पब्लिक में वाईफाई हॉटस्पॉट्स देना। तो जैसे न्यूज़ आई थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा है कि कोई भी एंटिटी पीडीओ की तरह एक्ट कर सकती है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के लिए वाईफाई की ही तरह लाईफाई का भी यूज़ किया जा सकता है। लाईफाई यूजेस लाइट। जैसे आपके लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर जो बल्ब है वो लाइट के थ्रू आपको रोशनी तो दे ही रहा है, प्लस उसी रोशनी के थ्रू इंटरनेट के सिग्नल्स भी आएंगे। जैसे यूपीएससी ने 2016 में पूछा था
कि वाईफाई हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, सही बात है, और ये वाईफाई से भी ज़्यादा फास्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसको आप सिर्फ एक कमरे में ही यूज़ कर सकते हो। इसकी रेंज 10 मीटर रहती है लगभग, लेकिन वाईफाई की 100 मीटर तक रहती है। और क्योंकि वाईफाई विजिबल लाइट यूज़ करता है, इसलिए वॉल्स के थ्रू ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि एक कमरे में ही ये काम करेगा, दूसरे कमरे में इसके सिग्नल्स नहीं जाएंगे क्योंकि दीवारें लाइट को रोक देती हैं। वाईफाई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब 2016 वाले ही क्वेश्चन को यूपीएससी ने घुमा के 2020 में पूछ लिया, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन नाम से। तो पहला ऑप्शन था, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 से 780 नैनोमीटर। आपको ये पढ़ के अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, ये लगभग वही रेंज है जो विजिबल लाइट की रेंज होती है। यानी कि पहली स्टेटमेंट कह रही है कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यूजेस विजिबल लाइट, ऑब्वियसली यस। सेकंड है, इट इज़ नोन फॉर लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, नहीं, ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है, इट इज़ फास्टर देन ब्लूटूथ, ऑब्वियस सी बात है। 2016 में जब हमने कहा था कि वाईफाई से भी फास्टर है, तो ब्लूटूथ तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, उससे फास्टर तो होगा ही होगा डेफिनेटली। फोर्थ ऑप्शन इज़, इट हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही बात है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो चांसेस रहते हैं कि बाकी रेडियो वेव्स के साथ दिक्कत हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकता है। विजिबल लाइट में आपस में लाइट्स को कोई इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अब ये रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जितनी वेव्स होती है ना, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे ही होती हैं। फ़र्क ये होता है कि लाइट वेव्स से ज़्यादा लंबी वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। जैसे स्पेक्ट्रम में देखो, यहाँ पे है कम वेवलेंथ, यहाँ पे कम वेवलेंथ है, यहाँ पे ज़्यादा वेवलेंथ है। कम वेवलेंथ मतलब गामा रेज, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो एक्स रेज। फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से लंबी रेज होती हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से लंबी रेडियो वेव्स। आप इसको जनरली ऐसे ध्यान रखो कि रेडियो वेव्स को जनरली यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, और गामा रेज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो गामा रेज, एक्स रेज ये एनर्जी के लिए यूज़ होती हैं, और रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन ब्लूटूथ और आरएफआईडी तीनों ही कम्युनिकेशन के लिए हैं, यानी कि तीनों ही रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स, ठीक है। डिफरेंस है इनकी रेंज में। जैसे एनएफसी में सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर तक आप यूज़ कर सकते हो, ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर्स तक होती है, और आरएफआईडी को आप वाईफाई की तरह सोचो, ठीक है, इसकी रेंज 100 मीटर्स तक होती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का जनरली यूज़ होता है सिक्योर पेमेंट्स के लिए। जैसे आजकल कई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को आप बिना स्वाइप करे अगर मशीन के एकदम पास लेके जाओगे तो भी वो पेमेंट हो जाती है। या फिर कई मोबाइल्स में होता है कि दो मोबाइल्स को आपस में साथ में रखो, डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। या इस मशीन को के पास अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाओ तो भी अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। डैट इज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ तो आपको पता ही है, वायरलेस हेडसेट्स के लिए यूज़ होता है। और आरएफआईडी जनरली इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए होता है। जैसे जो फास्टैग है, फास्टैग में आपकी विंड स्क्रीन पे कार की यहाँ पे आरएफआईडी टैग होता है। या फिर आप कोई शॉपिंग करके बाहर निकलते हो, तो अगर आपने पेमेंट नहीं करी या वो टैग हटाना भूल गया दुकानदार, तो फिर एकदम सायरन बज जाता है। सायरन क्यों बज जाता है? कि अंदर जो भी इन्वेंट्री है उसमें आरएफआईडी टैग्स होते हैं, और ये जो दरवाजे से होते हैं ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। रेलवेज़ यूज़ करता है आरएफआईडी टैग को, ठीक है ना। ये आरएफआईडी टैग के लिए ऐसे टर्मिनल बने होते हैं रेलवे ट्रैक के साथ में, और यहाँ पे ट्रैक ये जो होती हैं कोचेज़ होते हैं उनके नीचे आरएफआईडी टैग लगे हुए हैं। तो फिर ये देख लेते हैं भी एग्जैक्टली ट्रेन कौन सा डब्बा कितने बजे कहाँ से निकला, ठीक है। तो ये मेनली आरएफआईडी की एप्लीकेशंस होती हैं। अब 2015 का क्वेश्चन देखो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में, ये वाली टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डैट यूजेस रेडियो फील्ड। बिल्कुल, कम्युनिकेशन के लिए जनरली रेडियो फील्ड यूज़ होते हैं। इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर, नहीं, नियर फील्ड है, जनरली सिक्योर पेमेंट के लिए यूज़ होता है। 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया,
ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक काम करता है। तो सेकंड गलत है। इसमें थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें एंक्रिप्शन का भी यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट। डार्क वेब, देखो इंटरनेट पे बिना लॉगिन करे आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, डैट इज़ अ सरफेस वेब। ठीक है, गूगल, विकीपीडिया, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट, जो भी आप पढ़ पा रहे हो, डैट इज़ अ सरफेस वेब। लेकिन जिस भी चीज़ में आपको लॉगिन करना पड़ रहा है, जैसे आपका ईमेल आईडी एक्सेस करना, या फेसबुक पे कुछ चीज़ें जो आप सिर्फ लॉगिन करने के बाद ही देख सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल्स, नेटफ्लिक्स, इन सब चीज़ों के लिए आपको लॉगिन चाहिए होता है, उसको बोलते हैं डीप वेब। ठीक है, अब गूगल में आप डाल के किसी वेबसाइट के बारे में तो पढ़ सकते हो, लेकिन गूगल में डाल के आप किसी के ईमेल्स तो नहीं पढ़ सकते ना। तो वो डीप वेब होता है, यानी कि वो छिपा हुआ है, वो सबको विजिबल नहीं है। ठीक है, गूगल किसी और का ईमेल पढ़ के आपको नहीं बता सकता, दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यू, सो दैट इज़ डीप वेब। लेकिन एक होता है डार्क वेब। समुद्र में अगर आप और नीचे चले जाओगे तो एकदम डार्कनेस होती है ना, तो वैसे ही डीप वेब का एक पार्ट होता है डार्क वेब, जिसको आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या ऐसे किसी वेब ब्राउज़र से भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स या सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। इनका मेन पर्पस होता है एनोनिमिटी मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार आपके ऊपर स्पाइंग कर रही है, तो देखो न्यूज़ वेबसाइट वगैरह तो सबके लिए एक्सेसिबल है, सरकार देख लेती है किसने क्या छापा हुआ है। बाकी जो ईमेल्स वगैरह हैं वो आपके दोस्तों से तो छिपे हुए हैं, लेकिन सरकार से नहीं छिपे हुए, सरकार इसमें भी जासूसी कर लेती है। लेकिन जो डार्क वेब है उसमें सरकार कुछ नहीं पढ़ पाएगी, उसमें आपकी एनोनिमिटी मेंटेन रहती है, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज इज़ टॉर। टॉर मतलब द अनियन रिंग। जैसे अनियन के अलग अलग रिंग्स होते हैं ना, तो बाहर से जो सिग्नल अंदर तक आया वो बहुत सारे रिंग्स के थ्रू होकर गुजरा है, तो ओरिजिनल बंदे की आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। उसी तरह से अगर आप टॉर का यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या, या डक डक गो या फ्री नेट, इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, तो बीच में बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। आपका, आपके और वेबसाइट के बीच में जो भी डेटा है वो इतनी सारी लेयर्स के थ्रू गुजरता है कि कभी वेबसाइट को या सरकार को या किसी और को पता ही नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनल कौन सा बंदा था जो कि ये वेबसाइट एक्सेस कर रहा था या इस तरह के मैसेजेस वगैरह भेज रहा था या एनीथिंग लाइक दैट। तो डार्क वेब का अच्छा यूज़ भी होता है और बुरा यूज़ भी होता है। बुरा यूज़ हो गया जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, उसमें जो चोर वगैरह होते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल गैंगस्टर्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन के लिए। अच्छी चीज़ों के लिए होता है, जैसे कुछ देशों में डिसेंट को अलाउ नहीं किया जाता, तो वहाँ पे जो प्रो फ्रीडम लोग होते हैं वो अपनी सारी प्लानिंग वगैरह इसके थ्रू कर सकते हैं। सो इट हैज़ बोथ गुड एंड बैड यूजेस। आपको एग्जाम के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेट पे डेटा है उसका सिर्फ 5% हमें अवेलेबल है आइसबर्ग की तरह से, जो कि सर्च इंजन देख सकते हैं। बाकी सारा 95% आपको लॉगिन करके देखना पड़ता है, और उसमें भी लास्ट में 5% ऐसा हो जाता है जो कि डार्क वेब होता है, उसके लिए आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। 1987 में इंडिया ने क्रे XMP नाम का सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन यूएसए ने हमें इंपोर्ट नहीं करने दिया। तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना खुद का बना लेंगे, और हमने सीडैक इस्टेब्लिश किया। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। 1987 में हमने इसको बनाया। इट कम्स अंडर मीटी मिनिस्ट्री। और 1991 में हमने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया, परम 8000। परम का संस्कृत में नाम देखोगे अगर, तो उसका मीनिंग होगा सुप्रीम। और वैसे इसका दूसरा नाम भी आप सोच सकते हो, मतलब इस तरह से कि पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग करके सुपर कंप्यूटिंग अचीव करता है। जब हमने ये बनाया परम 8000, तो ये जो क्रे एक्स हम खरीदना चाह रहे थे ये उससे 28 टाइम्स फास्टर था, और ये इतना अच्छा था कि हमने अलग अलग कंट्रीज़ को इसको एक्सपोर्ट भी किया था। फिर प्रीलिम्स में यूपीएससी 3 नाम दे देगा, बोलेगा प्रत्युष, मिहिर और परम क्या हैं, तो ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब इनके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, वर्जन आते हैं। जैसे परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का, फिर परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, ये सारे सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं। इंडिया का जो लेटेस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI। अब यूपीएससी देगा इसकी स्पीड कितनी है, तो आपको अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख जाए
210 AI पेटाफ्लॉप्स या 5.3 पेटाफ्लॉप्स या 4.5 पेटाफ्लॉप्स, तो आप उनको सही मार्क कर देना, क्योंकि ना पेटाफ्लॉप्स की स्पीड मेजर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेल यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने अभी तक कोई भी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर टोटली इंडिजिनस तरीके से नहीं बनाया है। हम क्या करते हैं, हम टोटली इंडिजिनस तरीके से उसकी असेंबलिंग करते हैं, फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाते। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसके अंदर कोई प्रोसेसर होगा, i5, i7, है ना। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसे i5 या i7 जैसे जो प्रोसेसर होते हैं वो हज़ारों लाखों प्रोसेसर्स होते हैं, उन सबको कंबाइन करके सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। तो हमने उनकी कंबाइनिंग, असेंबली, वो सारे काम तो हमने किए हैं, लेकिन प्रोसेसर तो हमने नहीं बनाया ना। प्रोसेसर तो हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। तो 100% इंडिजिनस कोई भी सुपर कंप्यूटर इंडिया में नहीं है। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। किलो फ्लॉप मतलब 1000, मिलियन मेगा फ्लॉप मतलब मिलियन, मिलियन फ्लॉप्स, इस तरह से। तो यहाँ पे इनकी स्पीड मेजर करी जाती है पेटाफ्लॉप्स में। इंडिया ने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड मीटी। दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर इसको इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करता है सीडैक। इसमें हमने कहा कि हम 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा एक ग्रिड बनाएंगे, सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड, और उसको नेशनल नॉलेज नेटवर्क से लिंक कर देंगे। नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है कि हमने 2010 में कहा था कि हम अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया, इनको आपस में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करेंगे ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएँ एंड रिसर्च बढ़िया से कर पाएँ। क्वांटम कंप्यूटर, जैसे ये जो लेफ्ट में फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो सुपर कंप्यूटर की है। सुपर कंप्यूटर ऐसे अलमारी की तरह दिखते हैं, ये एक ही सुपर कंप्यूटर है, इतना लंबा सा, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इतना छोटा सा जो आपको दिख रहा है टंगा हुआ यहाँ पे, यह है क्वांटम कंप्यूटर, ये इसका क्लोजअप है। तो क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना ज़्यादा फास्ट होता है। ये छोटा सा कंप्यूटर इतने बड़े दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना ज़्यादा फास्ट है, राइट। लेकिन क्या यही इसकी डेफिनेशन है? क्या क्वांटम कंप्यूटर सिंपली एक मतलब सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है? नहीं, फ़र्क है इनकी टेक्नोलॉजी में। ये साइंस एंड टेक की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 3 पेजेस यूट्यूब पे डिस्कस किए थे, और बाकी के पेज नंबर 8 तक हमने पेड वीडियो में क्लास 1B जो कि पेड वीडियो है उस पर डिस्कस किए थे। अब ऐसे ही सेकंड क्लास के में पहले 4 पेजेस यानी कि पेज नंबर 9 से लेकर 12 तक हमने यहाँ डिस्कस कर लिए यूट्यूब पे, और बाकी के पेजेस यानी कि क्लास नंबर 2B वो पेड कोर्स का पार्ट है। ऐसे ही सारी क्लासेस में कुछ पेजेस हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, और बाकी पेजेस या तो आप खुद पढ़ लो या फिर वो हम पेड पोर्टल पे डिस्कस करते हैं उनको। तो पेड कोर्स क्या है साइंस एंड टेक में, जैसे कि पहली क्लास में कुछ पोर्शन यूट्यूब पे आ गया, बाकी पेड है। तो पेड कोर्स में को परचेज करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे जाके पेमेंट करनी है। जैसे ये वीडियो इंग्लिश में है, या हिंदी वीडियो कह लो उसको, कि टेक्स्ट तो सारा इंग्लिश में है लेकिन जो मेरी वॉइस है, एक्सप्लेनेशन है, वो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको 200 रुपये देने हैं। इफ़ यू पे 200 रुपीज़ तो आपको साइंस एंड टेक के प्रीलिम्स या करंट अफेयर के सारी पेड वीडियोज़ वाले सारे पार्ट जो हैं वो मिल जाएंगे इन 200 रुपीज़। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो 250 रुपीज़। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का, एंड्रॉयड का लिंक दिया हुआ है, और एप्पल के ऐप स्टोर का दिया हुआ है। तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करो। अगर आप एप्पल वाली ऐप डाउनलोड कर रहे हो एप्पल से, तो उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा ऐप इंस्टॉल करने के बाद, MXLDF। जब ऐप इंस्टॉल हो जाए तो ऐप में सबसे नीचे स्टोर होगा, स्टोर को खोलो और वीडियोस परचेज कर लो। अगर आपको लैपटॉप में देखनी है वीडियोस तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो, पेमेंट करो, माई कोर्सेज पे क्लिक करके वीडियोस देख लो। प्लीज़ ध्यान से सुनो कि PDF सारी टोटली फ्री हैं, PDF के कोई चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस सिर्फ पेड वीडियो के हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप जहाँ पे पेमेंट करोगे
आपको वीडियो सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होंगी। अगर आपने ऐप पे पेमेंट करी है तो आप वीडियो सिर्फ ऐप पे देख सकते हो। अगर आपने पेमेंट लैपटॉप वाले पोर्टल के लिए करी है तो वीडियो सिर्फ उन पे काम करेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने लैपटॉप पे पेमेंट कर दी और कहो कि सर अब हमें मोबाइल पे वीडियो देखना ही है, तो वो एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप पहले अपना प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो, मोबाइल ऐप या फिर लैपटॉप, उसी पे पेमेंट करना, वीडियो आपको वहीं पे मिलेगी। अगली वीडियो जब आए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो।